नहीं, ये है क्या? नहीं, ये तो 11th की है। हाँ चलो स्टार्ट करें। सो लास्ट क्लास में हमने क्वांटम नंबर देखा था, एक बार रिवाइज करते हैं। क्वांटम नंबर्स, दे वर द सेट ऑफ फोर नंबर्स जो हमें इलेक्ट्रॉन की कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे थे, है ना। क्या क्या नंबर से? पहला था आपका एन, जिसकी वैल्यू रेंज कर रही थी 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमें बता रहा था कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में होगा या कौन से शेल में होगा, के में है कि एल में है कि एम में है, एन में है, ओ में है कि पी में है। ठीक है, पर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली ऑर्बिट में तो है नहीं, वो तो ऑर्बिटल में है। तो ऑर्बिट की अंदर होते हैं सब ऑर्बिट्स। तो सब ऑर्बिट्स हमें कौन बताएगा? सेकंड क्वांटम नंबर, दैट वाज एजीमुथल क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ये सब इसके नाम थे। इसका नाम था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका नाम था एंगुलर मोमेंटम या एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू रेंज कर रही थी 0 से लेकर के n-1। यानी कि फर्स्ट शेल के पास अगर n की वैल्यू 1 ले रहा हूं मैं, तो फर्स्ट शेल के पास सिर्फ एक ही सब शेल है, 0 नाम का। अगर मैं n की वैल्यू 2 ले रहा हूं तो 2 के पास कितने सब शेल है? 3, 0, सॉरी 2, 0 और 1 नाम के। यहां वैल्यू पुट करते जाएंगे अपन। अगर मैं ले रहा हूं n की वैल्यू 3, तो 0, 1, 2, n की वैल्यू 4 पर 0, 1, 2, 3। हमने देखा था कि 0 का डेजिग्नेशन था s, 1 का डेजिग्नेशन था p, 2 का डेजिग्नेशन था d और 3 का डेजिग्नेशन था f। दीज आर आवर सबशेल्स। यानी कि पहले ऑर्बिट के पास सिर्फ एक ही सबशेल है s नाम का, दूसरे ऑर्बिट के पास दो शेल है s और p नाम के, तीसरे के पास 3 सबशेल है, चौथे के पास 4, पांचवें के पास 5। जितना उसका नंबर उतना ही उसके पास सबशेल्स। इसका नंबर 1 है तो एक ही सबशेल हुआ, इसका नंबर 2 है तो 2 सबशेल हुए, इसका नंबर 4 है तो 4 सबशेल हुए। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये बात हो गई सबशेल्स की। थर्ड हमने बात की थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल m, जो हमें बता रहा है, ये हमें क्या बता रहा था? नंबर ऑफ सबशेल्स, राइट। अब ये बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। और इसकी वाली रेंज करती है -l से l तक, प्लस l तक। ये हमें क्या बताएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर l की वैल्यू 0 यानी कि s सबशेल में, s सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं? सिर्फ एक, वो भी 0 नाम का। उसका नंबर क्या होगा? 0। l इज इक्वल्स टू 1 यानी कि कौन सा सबशेल? p। इसके पास -1 to 1 यानी कि -1, 0 एंड 1, यानी कि इसके पास एक ऑर्बिटल है, इसके पास 3 ऑर्बिटल है। l इज इक्वल्स टू 2 की बात करूंगा, यानी कि कौन से, किसकी बात कर रहा हूं मैं? d की बात कर रहा हूं मैं। तो d के लिए -2, -1, 0, 1, 2, कितने ऑर्बिटल हो गए? 5 ऑर्बिटल। एंड वैसे ही l इज इक्वल्स टू 3 की हमने बात की थी, क्या हुआ था? यानी कि f कितने ऑर्बिटल? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, टोटल 7 ऑर्बिटल्स। तो s सबशेल के पास एक ऑर्बिटल, p के पास 3, d के पास 5 और f के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। मैं क्लियर? और लास्ट क्वांटम नंबर था हमारा s। तो ये बता रहा था ऑर्बिट कौन सा है, कितना है, ये हर ऑर्बिट में कितने सबशेल हैं और हर सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। एक का स्पिन क्वांटम नंबर +½ होता है और दूसरे का -½ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व नहीं होते हैं, वो अपने एक्सिस में रोटेट भी होते हैं, जस्ट लाइक अर्थ। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन and also rotates on its own orbit। सेम इलेक्ट्रॉन भी है, ऐसा घूमते घूमते अपने ऑर्बिट में भी घूमता रहता है। तो वो अपने ऑर्बिट में क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो उसका क्वांटम नंबर +½ स्पिन क्वांटम नंबर हमारा फोर्थ क्वांटम नंबर है
स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ माइनस हाफ। ठीक है, अब इससे अपन देखो बोर के 2n स्क्वायर रूल को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, बोर के हिसाब से फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, इससे अपन जस्टिफाई करते हैं कैसे। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सबशेल, सिर्फ एक, एस नाम का, एल इज इक्वल टू 0, है ना, और इसके पास सिर्फ एक ऑर्बिटल, हाँ है ना, और उस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए फर्स्ट ऑर्बिट में, 2 इलेक्ट्रॉन। हमारा रूल क्या बोलता है 2n स्क्वायर वाला, n की वैल्यू 1 पुट करो, यू विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, हाँ है ना। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड शेल की, ध्यान देना, n इज इक्वल्स टू 2, कितने सब ऑर्बिट्स इसके पास, 2, s नाम का और p नाम का। s के पास कितने ऑर्बिटल, 1, और p के पास 3, याद है ना, px py pz। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 1 2 3 4 5 6 हुए ना। मैंने ऐसे क्यों किया कि एक एक इलेक्ट्रॉन पहले रखा फिर दूसरे बार इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर मेरे 3 बच्चे हैं, अगर मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे पास 3 चॉकलेट है, तो मैं एक ही को तीनों चॉकलेट दे दूंगा क्या, पहले एक एक को सबको एक एक दूंगा ना, अरे हाँ ना। अगर और बाद में आएंगे तो फिर मैं डबल देते जाऊंगा, पर अगर 3 बच्चे हैं 3 चॉकलेट तो सबको एक एक देना पड़ेगा ना, पार्शियलिटी नहीं कर सकते ना। तो वही किया, पहले पहले अपन ने 3 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, तो तीनों को एक एक दिया, चौथा आया तो बड़े बच्चे को दे दिया, पांचवा आया उसके बाद, फिर छठवा आया तो उसके बाद वाले को, समझ आएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 + 2 8। और हमारा बोर रूल क्या बोलता है, बोरबेरी वाला, n इज इक्वल्स टू 2 में 8 इलेक्ट्रॉन, देखो जस्टिफाई हो रहा है। ठीक है, चलो थर्ड की बात करते हैं, n इज इक्वल्स टू 3। इसके पास क्या है, s भी है, p भी है और b भी है। 3 के पास 3s भी है, 3p भी है और 3d भी है। 2 के पास सिर्फ 2s और 2p था, 1 के पास तो सिर्फ s था। ठीक है, चलो 3 के s के पास एक ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 3 के p के पास 3 ऑर्बिटल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और 3 के d के पास 5 ऑर्बिटल जहां पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो कितने हो गए, 2 और 6 8, 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन। क्या बोलता है हमारा बोरबेरी स्कीम, n इज इक्वल्स टू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं थर्ड ऑर्बिट में, 18 इलेक्ट्रॉन्स, बट दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स। s वाले ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, p वाले ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड बचे हुए d में, तो मिला के हो रहा है ना 18। है क्लियर। तो ऐसे अपन अपने बोरबेरी स्कीम को जस्टिफाई कर रहे हैं नए वाले स्कीम के साथ। तो वो वाला पॉइंट उनका सही था कि इतने ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बट एक्चुअली में वो तो यही बोल रही थी ना कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में ही है, पर वो डेफिनेट पाथ वाला कंसेप्ट तो हमारे हेजनबर्ग के बाद खत्म हो गया था। हेजनबर्ग ने बोला था ना कि डेफिनेट पाथ तो होता ही नहीं कुछ, क्योंकि आप उस टाइप के छोटे मटेरियल का डेफिनेट पाथ बना ही नहीं सकते, तो आप कैसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का ये डेफिनेट पाथ है। तब जाके क्वांटम मैकेनिक्स आया था और प्रोबेबिलिटी आ गई थी, ऑर्बिटल आ गया था, है ना। ऑर्बिटल का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ना, इट इज द स्पेस, इट इज अ रीजन ऑफ स्पेस, है ना, वेयर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वही हमारा ऑर्बिटल होता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन एक आध, चलो लाए एनसीईआरटी रखे, जल्दी निकालो। एनसीईआरटी में देखो एक क्वेश्चन होगा आपका, यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। जल्दी पढ़ो, मिला? अरे वाह, ये तो प्रदीप है, मिला क्या? अरे आप क्वांटम नंबर ढूंढो ना, उसके बाद ही क्वेश्चन होगा ये वाला, यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशंस। मिला? कौन सा क्वेश्चन है? 2.18, इसका फिर 2.17 भी देखेंगे ना। मिला 2.18, पेज नंबर है
57, पता नहीं ओल्ड में है कि न्यू में है। ये रहे हाँ, पहले 2.18 देखेंगे ना। मिला सबको 2.18? एवरीवन सब पढ़ पा रहे क्वेश्चन? अरे हाँ या ना? हाँ चलो पढ़ो क्वेश्चन। यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2 एंड l इज इक्वल्स टू 1। आप इसको कैसे लिख सकते हो एसपीडीएफ नोटेशन के साथ? ये क्या है? l इज इक्वल्स टू 1 मतलब क्या होता है? p। l इज इक्वल्स टू 0 s होता है, 1 p होता है, 2 d होता है और 3 f होता है एंड सो ऑन। तो ये क्या, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2 का p, ऐसा डिनोट करना है, बस सिंपल है। तो पहला नंबर क्या बताता है? ऑर्बिट। और सेकंड क्या बताता है? उस ऑर्बिट के कौन से सब ऑर्बिट। क्योंकि 2 का तो s भी होता है ना, बट इलेक्ट्रॉन हम कौन से, किसके बात कर रहे हैं, किसके, कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? 2 के p वाले इलेक्ट्रॉन की, 2 के p वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ना कि 2 के s वाले की। क्लियर है? उनके क्वांटम नंबर्स यही होंगे ना, n इज इक्वल्स टू 2 और l इज इक्वल्स टू 1, 2 का p। अब बाकी तीनों देखो जल्दी से। 4s, फिर 5f, 3 है ना, तो l इज इक्वल टू 3 का मतलब f होता है, 2 का मतलब d, 1 का मतलब p और 0 का मतलब s। तो थर्ड हो जाएगा 5f। और व्हाट अबाउट फोर्थ? 3d। समझे क्या? हाँ क्लियर है? एक क्वेश्चन और लिखो जो उसमें नहीं दिया हुआ है, मैं लिखवा रहा हूं, लिखो क्वेश्चन, फिर अपन वो 17 वाला देखेंगे, ठीक है? हाँ लिखो क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, which of the following sets of quantum numbers, which of the following set of quantum numbers, which of the following sets of quantum numbers are not permitted, are not permitted, are not permitted? permitted मतलब जो इनवैलिड है, जो ये नंबर हो ही नहीं सकता कभी किसी भी इलेक्ट्रॉन का, है ना? तो चलो फर्स्ट, इसमें फर्स्ट क्वांटम नंबर लिखना, n is equals to 2, l is equals to 2, m is equals to -1, s is equals to प्लस हाफ। पहले मैं चारों लिख रहा हूं, आप भी लिख लो, फिर अपन देख लेंगे कौन कौन सा परमिटेबल है, कौन सा परमिसेबल नहीं है। जो परमिसिबल है तो ठीक है, जो परमिसिबल नहीं है वो क्यों नहीं है उसका रीजन भी लिखेंगे ना। ठीक है, ये कोई 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका क्वांटम नंबर्स लिखा हुआ है, आपको समझना है कि कौन सा परमिसिबल है क्वांटम नंबर, कौन सा इनवैलिड लग रहा है आपको क्वांटम नंबर्स, कौन सा सेट सही है, कौन सा सेट गलत है, विथ रीजन। हो गया? चारों लिख लिए? चलो पहला स्टडी करो, क्या बोल रहा है पहला? n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 2। हाँ, m की वैल्यू -1, s की वैल्यू प्लस हाफ। ये आपको सही लग रहा है सेट? अगर हाँ तो ठीक है, नहीं है तो क्या गलत है इसमें? सही है, चलो आर्यन सही बोल रहा है, और बाकी लोग क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलो, सही या गलत? क्या बोलता है सौभाग्य? सही है। ये नंबर किसी इलेक्ट्रॉन का, ये 4 क्वांटम नंबर का सेट हो सकता है क्या, कि नहीं हो सकता है? बोलना, कुछ तो बोल। क्या नहीं है? गलत है कि बोलूंगा नहीं? अगर आप इसको सही बोल रहे हो तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि 2 का डी होता है, जबकि 2 का डी नहीं होता है। आप ऐसा समझो कि n की वैल्यू 2 के लिए l की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? 0 और 1 बस। तो 2 तो हो ही नहीं सकता। अब समझेगी नहीं? भीनू, भीनू नहीं, आयुष, कि भीनू क्या नाम है? आयुष। समझे क्या? हाँ
आपको बताया ना मैंने कि 1 का सिर्फ एस होता है, 2 का एसपी दोनों है, 3 का एसपीडी तीनों है, और 4 का एसपीडीएफ चारों है। तो एन की वैल्यू 2 के लिए एल का 2 तो वैल्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि एल का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है, याद करो, 0 से n-1, 0 से n-1। तो एन एल कैन टेक 0 वैल्यू, एल कैन टेक 1, बस 2-1। अरे 0 से 1 में दो ही नंबर हुए ना, 0 और 1, तो 2 कैसे हो सकता है? तो ये वाला नॉट परमिटेड है। इसका रीजन क्या लिखेंगे अपन? हाँ, n is equals to 2 can never have l is equals to 2, ऐसा लिख सकते हैं अपन रीजन। है ना, कभी भी n और l का वैल्यू सेम नहीं रहेगा, याद रखना। अपन तो n-1 लिखे हैं ना पहले ही, कि l का वैल्यू 0 से n-1 तक ही जा रहा है, तो कभी भी n और l का वैल्यू सेम नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। अब बाकी तीनों में आपको n और l अनइक्वल दिख रहे हैं ना, उसमें भी l छोटा दिख रहा है, अरे हाँ या ना, n2 है तो l1 है, ये सही होगा। 2 में 0 सही होगा, 2 में 1 सही होगा। ये है 2p, ये है 2s, 2p, तीनों सही है। तो ये ऐसे कैसे पहचाने अपन? कभी भी n और l का वैल्यू बराबर नहीं होगा, है ना, और l का वैल्यू बड़ा होना तो दूर की बात है, हमेशा n जो है वो l से छोटा ही रहेगा। उल्टा लिख दिया क्या? बोला सही हूं, लिख उल्टा दिया, ठीक है। इक्वल टू भी मत लगाना, अगर इक्वल टू होता तो ये भी सही हो जाता, है ना। n का वैल्यू हमेशा l से बड़ा ही रहेगा, उस हिसाब से ये तीनों तो क्वांटम नंबर, ये दो तो सही दिख रहे हैं, अब बाकी का भी चेक कर लो। सेकंड क्यों गलत है भाई, क्यों गलत है सेकंड? अब l की वैल्यू 1 पे -1 से 1 तक जाओगे ना m के लिए, तो m-1 भी सही है, और उसमें इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों रह सकता है। अरे मैंने कौन बोला कि ये पहला इलेक्ट्रॉन है? हम तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर लिख सकते हैं ना। देखो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना इधर, सेकेंड ऑर्बिट का p है, ये सेकेंड ऑर्बिट का क्या है, ये p है, ये उसमें ये -1, ये 0 और ये 1, उसमें -1 में ये वाला इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं अपन। मैंने ऐसे कहा बोला कि ये पहले इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर है, इसका लिखोगे तो प्लस हाफ कर दोगे, बाकी तीनों तो सेम रहेगा, तो सेकेंड वाला परमिटेबल है। थर्ड, थर्ड जल्दी बताओ रीजन। कहा नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है ऐसा नहीं बोलना, आप क्या बोलोगे कि s का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। अरे s की तो दो ही वैल्यू थी ना, प्लस हाफ या, तो ये परमिटेबल नहीं है। आप इसका रीजन क्या लिखोगे? s कैन नेवर हैव जीरो वैल्यू, s कैन नेवर हैव जीरो वैल्यू, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर s 0 नहीं हो सकता, है ना। 0 होने का मतलब तो ये आप बोल रहे हो कि आप वो रोटेट ही नहीं हो रहा है ना, जबकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो अपने एक्सिस में रोटेट होता है, तो या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस हाफ होगा, तो s कैन नेवर टेक जीरो वैल्यू, उसकी दो ही वैल्यू है, प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो रीजन समझ में आ रहा है ना कि जो परमिटेबल नहीं है वो क्यों परमिटेबल नहीं है। लास्ट क्या? हाँ रीजन, रीजन एग्जैक्टली, m का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। अगर मैं L1 यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, p की, तो p के लिए तो -1, 0 और 1 ही होता है ना, तो ये 2 कहां से आ गया? एम आई क्लियर? तो ये भी नॉट परमिटेड। इसका रीजन लिखोगे, रीजन लिखो इसका, फॉर L इज इक्वल्स टू 1, फॉर L इज इक्वल्स टू 1, m कैन नॉट बी इक्वल टू 2, है ना। m की वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, m की वैल्यू l से बड़ी नहीं होगी। क्लियर है? समझ में आएगा ये, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में दिया हुआ है ना, वो आप लोग बनाओगे, मैं आपको बता रहा हूं कौन सा क्वेश्चन है वो।
क्वेश्चन नंबर 30, हाँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30, उसमें ऐसे 6 सेट दिए हुए हैं, है ना। एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। देखा क्वेश्चन? अरे हाँ है ना। क्वेश्चन नंबर 30 ऐसा ही है, ये होमवर्क रहेगा ना सबका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.30 होमवर्क रहेगा, ठीक है। 6 को आपको स्टडी करना है कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही बनेंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। चलो एक जो 17वां क्वेश्चन है वो देख लो जल्दी से आपकी बुक में, 2.17 एग्जाम्पल, उसी पेज में जो भी अपन देख रहे थे ना, उसमें एक 17 वाला छूट गया है ना। आप पढ़ो तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ रहे हैं क्या? पढ़ो। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 3। पढ़ेगा? तो n इज इक्वल्स टू 3 क्वांटम नंबर में कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, ये बोल रहा है ना। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। तो देखो n इज इक्वल्स टू 3 के लिए l की क्या क्या वैल्यू है? 0, 1, 2, करेक्ट। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू होती है 0 से लेकर के n-1। ये क्लियर है यहां तक सबको? नाउ l के लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल 0 नाम का। 1 के लिए 3 ऑर्बिटल, -1, 0 एंड 1 नाम का, करेक्ट। और 2 यानी कि -2, -1, 0, 1 एंड 2 यानी कि 5 ऑर्बिटल। कितने हो गए मिलाकर के? 8 कैसे हुए भाई? 5, 3, 8, 1, 9 है ना। कितने ऑर्बिटल हैं? 9 ऑर्बिटल्स। यही हमारा आंसर है। क्लियर है ना। बोर ने मतलब अगर अपन फॉर्मूला बनाए ना, तो किसी भी n की वैल्यू के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। कैसे पता चला? ध्यान देना एक बार ना, ये भी बोर के रूल से आया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट का क्या फॉर्मूला था? 2n स्क्वायर। समझे क्या? 2n स्क्वायर। अगर आपको पता है हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो n स्क्वायर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू 2 इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे क्या क्या बोला मैंने? कितने ऑर्बिटल है थर्ड में? 9। हर में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। जो हम किस रूल से निकाल सकते हैं? 2n स्क्वायर रूल से 18 निकालते हैं ना। तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अरे हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, तो ये 2 उसी का है। ये 2 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल। और n स्क्वायर कितने हैं? n स्क्वायर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। आप इसको 2 के लिए भी वेरीफाई करो। देखो n इज इक्वल्स टू 2 के लिए कितना वैल्यू पॉसिबल है l का? 0 एंड 1। बस 0 वाले के पास एक ऑर्बिटल 0 नाम का, और p वाले के पास -1, 0 एंड 1। 1 प्लस 3 कितने ऑर्बिटल? 4। 2 का स्क्वायर करते तो आंसर आ जाता 4, और इसी में 2 इंटू कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं कि नहीं सेकंड शेल में?
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली PAULI पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। PAULI एक्सक्लूजन EXCLUSION एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो जैसे हमने बोरबरी स्कीम पढ़ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा था ना क्लास 9th में, वही 3 रूल यूज किए थे। 2n² वाला, एक ऑर्बिट वैलेंस शेल में 8 ज्यादा नहीं हो सकते, और पहले लोअर एनर्जी वाले भराएंगे ऑर्बिट्स, फिर हायर एनर्जी वाले भराएंगे ऑर्बिट्स। ये अपन पढ़ते थे क्लास 9th में बोरबरी स्कीम। इससे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा था। पर अब अपन को पता चल गया ना कि बोर का मॉडल तो गलत है। तो कौन सा मॉडल सही है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सही है ना। तो अब इसका नया कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। तो इसमें भी 3 अलग अलग लोगों ने 3 रूल दिए थे, उन रूल को फॉलो करके अपन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। इसमें पहला रूल या पहला प्रिंसिपल है ये वाला। इसको स्टेटमेंट लिखो, इसका लिखेंगे। इट स्टेट्स दैट no two electrons in an atom no two electrons in an atom no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. No two electrons in an atom can have the same set of 4 क्वांटम नंबर्स। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया ना कि किसी भी एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं हो सकता। भले पहले 3 नंबर सेम हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली लास्ट वाला तो चेंज हो जाएगा ना। क्या बोलते हैं? हाँ, एक एग्जांपल देखते हैं। चलो मान लो हम 2p के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। 2p के इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से होंगे? ये 2p के पास 3 ऑर्बिटल हैं। ये रहा उसका पहला इलेक्ट्रॉन, ये रहा उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये रहा उसका तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा, छठवा। पहले इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्बिटल में है। उसके लिए n का वैल्यू कितना होगा? 2। सेकेंड ऑर्बिट में है ना। l का वैल्यू क्या होगा? 1, क्योंकि p में है। क्लियर है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है? -1 0 1। तो m का वैल्यू -1 और s का वैल्यू प्लस। अब इस इलेक्ट्रॉन की बात करें। n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1, m का वैल्यू -1। यहां तक तो सेम है ना। सेम मोहल्ला, सेम गली, सेम शहर, बट घर तो अलग अलग है। तो s इज इक्वल्स टू, देखो तो दोनों के पास पहले 3 क्वांटम नंबर भले सेम हो गए, बट चौथे ने दोनों को अलग कर दिया ना। तो यही एक और तरीके से बोला जा सकता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पर ऑपोजिट स्पिन के साथ। अगर दोनों का स्पिन सेम होता तो चौथा क्वांटम नंबर भी सेम हो जाता, है ना। तो इसको अपन 2 तरीके से बोल सकते हैं लॉ को। पहला स्टेटमेंट आपने लिख लिया है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का एक एटम में क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं हो सकता। इसको दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे लिव विथ ऑपोजिट स्पिन। एक का s प्लस हाफ, दूसरे का s माइनस। अगर ये नहीं होता तो ये आपका पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि 2 अलग अलग सेट ऑफ क्वांटम नंबर है। इसकी बात करते हैं थर्ड वाले की, इस वाले की। चलो n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1। करेक्ट। अरे ये 6 का n और l तो सेम है। ये 6 का n और l सेम है। जितने भी लोग डीडी नगर में रह रहे हैं, उनका डीडी नगर और रायपुर सेम है, हाँ है ना। बट कोई सेक्टर 2 में है, कोई सेक्टर 1 में है, तो वो चेंज हो जाएगा। और हाउस नंबर्स तो अलग अलग है ही, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू, सबके लिए सेम है, लेकिन सब डीडी नगर में रह रहे हैं। Am I clear? नाउ चेंज क्या होगा अब? सेक्टर, which is m is equals to 0 और s is equals to प्लस हाफ। समझ रहे हैं क्या? हाँ। तो अगर आप एक ही गली के 2 घर की बात कर रहे हो तो सिर्फ घर का नंबर चेंज होगा। अगर आप एक मोहल्ले के 2 घर की बात कर रहे हो, है ना, तो घर का नंबर हो सकता है सेम हो, बट सेक्टर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, या गली अलग अलग हो जाएगी। जैसा समझ लो। समझ में आ रहा है?
पर किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर का सेट किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर के साथ मैच नहीं करेगा। यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ठीक है, चलो इसको एक और तरीके से लिखते, नीचे लिखना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज Pauli exclusion principle can also be stated as Pauli exclusion principle can also be stated as, देखो आइफन डाल के, an orbital can have a maximum, an orbital can have a maximum, an orbital can have a maximum, can have maximum two electrons, two electrons, and these must have, and these must have, and these must have opposite spins, and these must have opposite spins, these must have opposite spins. क्लियर है दोनों स्टेटमेंट? दो का क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, या यू कह लो कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे विथ ऑपोजिट स्पिन्स। ठीक है, चलो एक टेबल बनाना, जो मैंने आपको समरी शुरू में बताई थी ना, उसकी एक टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन शेल, कुछ कॉलम बनाना टेबल में, एक शेल बनाना, फिर उसके लिए एन का वैल्यू लिखेंगे, उसके लिए एल का वैल्यू लिखेंगे, उसके लिए एम, उसके लिए एस, एन एल एम एस, यही चार क्वांटम नंबर है हमारे, है ना। और लास्ट शेल में, तो लास्ट कॉलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेंगे। ठीक है, चलो बात करेंगे सबसे पहले के शेल की। के शेल के लिए एन का वैल्यू 1 होता है, इसके पास सिर्फ एक ही सब शेल है 1s, इसका एक ही ऑर्बिटल है 0 नाम का, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, +½ एंड -½ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। ये लाइन सबको समझ में आई कि नहीं जो लिखा है अपन ने, जो शुरू में मैंने आपको समरी बनाई ना, उसी को अपन लिख रहे हैं अभी। ठीक है, चलो एल की बात करते हैं। एल के पास, एल के लिए एन का वैल्यू 2, एल की दो वैल्यू पॉसिबल है 0 एंड 1, इसको कहते हैं 2s, इसको बोलते हैं 2p, करेक्ट। इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी एन की? एन की क्या वैल्यू हो जाएगी? सिर्फ 0, सिर्फ 0, जिसके लिए वैल्यू है +½ एंड -½ कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और इसके लिए क्या क्या हो जाएगी? -1, 0 एंड 1। अगेन इस पहले बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे विथ ऑपोजिट स्पिन्स, इस दूसरे बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे विथ ऑपोजिट स्पिन्स, और तीसरे बॉक्स में भी दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे विथ ऑपोजिट स्पिन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, मिलाकर के हो गए 8, हो जाएगा। चलो थर्ड और फोर्थ के लिए आप लोग बनाएंगे एम और एन के लिए। चलो जल्दी बना दो एम और एन। मैं बता चुका हूं आप लोग को, है ना। इसके लिए एन का वैल्यू 3 हो जाएगा, इसके लिए एन का वैल्यू 4 हो जाएगा, और एल का वैल्यू 0, 1, 2 रहेगा, और यहाँ पे 0, 1, 2, 3 होगा। इसको बोलेंगे हम 3 का एस, इसको बोलेंगे 3 का पी, इसको बोलेंगे 3 का डी, और ये हो जाएगा 4 का एस, 4 का पी, 4 का डी एंड 4 का एफ। अच्छे से आप लोग लिखेंगे पूरा। इसके पास सिर्फ 0 है ना, इसके पास -1, 0, 1, और इसके पास 5, -2, -1, 0, 1 एंड 2। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन +½ -½ वाले, यहाँ पे भी +½ -½ वाले, यही चीज कंटिन्यू करना है सब में। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 2, यहाँ पे मिलाकर के 6, और यहां मिलाकर के 10, तीनों मिलाकर के 18। समझे क्या? अब ऐसे ही n = 4 के लिए कंटिन्यू कर लो। ये पूरा लाइन से लिखना है। आपको 32 इलेक्ट्रॉन दिखाना है आखिरी वाले शेल में, मतलब फोर्थ वाले में।
डन। ठीक है, 4 के लिए, 4 के लिए एल का वैल्यू 0 1 2 3, फिर 0 के लिए एम का वैल्यू सिर्फ 0, 1 के लिए एम का वैल्यू 3 लिखोगे -1 0 1, फिर 2 के लिए एल का वैल्यू एम का वैल्यू -2 -1 0 1 एंड 2, और 3 के लिए एल एम का वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3। सब में इलेक्ट्रॉन दो दो ही रहेंगे, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। एस वाले में 2, पी वाले में 6, डी वाले में 10 और एफ वाले में 14। 14 और 10 24, 24 और 6 30, 30 और 2 32, 32 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया? हो गया? देखा कि नहीं 4 के लिए? ये पूरा कंप्लीट किया ना, यहाँ तक छोड़ तो नहीं दिया है बस। ये 0 के लिए ऐसा लिखना ना पूरा, कि 0 के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है 0 नाम का, 1 के पास 3 है -1 0 और 1 नाम के, 2 के पास 5 है -2 -1 0 1 2 नाम का, और 3 के पास यार ये 3 है ना सर, 3 के पास -3 -2 -1 0 1 2 3 नाम के, हर में माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6, इसके पास 10 और इसके पास 14, ऐड करके 32 है। ठीक है, आगे बढ़े। ये पहला रूल हुआ जिससे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नया वाला पढ़ने वाले हैं। चलिए सेकेंड रूल लिखेंगे, लिखेंगे ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ ए सॉरी AUF BAU, ऑफ बाउ AUF AUF BAU, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। जैसे बोर ने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी के हिसाब से भराएगा, सबसे पहले कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल भराएगा, फिर हायर एनर्जी वाला, फिर उससे हायर एनर्जी वाला। तभी तो पहला इलेक्ट्रॉन अपन फर्स्ट ऑर्बिट में डालते हैं, हाँ या ना, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी वहीं डालते हैं, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन एल में जाता है, फिर तीसरे से लेके 8वां इलेक्ट्रॉन एल में जाता है, जब तक कि एल का फुल ऑक्यूपेंसी खत्म नहीं होगा, अपन एम में जंप नहीं करेंगे। सुन रहे हैं क्या? पहले के को पूरा भरेंगे, जब के पूरा 2 इलेक्ट्रॉन से भरा जाएगा, फिर हम एल को 8 इलेक्ट्रॉन से भरेंगे, फिर जब पूरा 8 इलेक्ट्रॉन से एल भरा जाएगा, फिर हम एम में 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यही था हमारा रूल बोर के हिसाब से। तो यहां भी वही है, बट यहाँ पे ऑर्बिट का एनर्जी नहीं, ऑर्बिटल का एनर्जी बोलेंगे, कि जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है, सुन रहे हैं क्या, जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है पहले उसको इलेक्ट्रॉन दो, उसके बाद फिर उससे ज्यादा वाले एनर्जी वाले ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दो, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन फिल करो। समझ रहे हैं क्या? उसमें भी हमारे क्या होते हैं ना, जो पी के पास 3 है,
वो तीनों की एनर्जी सेम होती है। डी के पास जो 5 है उन पांचों की एनर्जी सेम होती है, और एफ के पास जो कितने हैं 7 है उन सबकी एनर्जी सेम होती है। एफ के पास तो एक ही है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। Am I clear? तो इनको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी क्या होती है सेम होती है, यानी कि px py और pz का एनर्जी क्या होगा सेम। इनमें तो सिर्फ ओरिएंटेशन का फर्क था ना, कि एक x की तरफ ओरिएंटेड है, एक y एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड है, एक z एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड है। इनमें बस ओरिएंटेशन का डिफरेंस है, एनर्जी तीनों की सेम है। तभी तो मैंने जब 3 इलेक्ट्रॉन थे तो मैंने तीनों को एक एक दिया था कि नहीं? मैंने बोला था ना कि 3 बच्चे हैं तो तीनों को एक एक चॉकलेट देंगे अपन, एक ही बच्चे को दोनों नहीं दे देंगे, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन तीनों में पहले एक एक जाएगा और फिर वो पेयरिंग करना चालू करेंगे। हालांकि ये दूसरा रूल, ये तीसरा रूल है, हुंस रूल पढ़ेंगे अपन, है ना। पर पहले ऑफबॉ पढ़ते हैं कि ऑफबॉ ने क्या बताया था। जितने भी ऑर्बिटल होते हैं ना उनको उन्होंने एनर्जी में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज कर दिया था कि अब आप ऐसे फिल करते रहो। पहले क्या भरा आएगा? सबसे पहले क्या भरा आएगा? 1 का एस। सबसे पास कौन है तो सबसे एनर्जी कम किसकी होगी? फिर और 2 के पास क्या क्या है? एस और पी है। 3 के पास क्या है? एस भी है, पी भी है और डी भी है। आज आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। कौन से क्वेश्चन का आंसर? कि पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1 क्यों होता है, 2,8,9 क्यों नहीं होता है? ये था ना दिमाग में सवाल पिछले 2 साल से, नहीं था? हाँ था ना, उस समय तो आप लोग पूछते थे ना कि सर थर्ड में तो 18 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं तो 9 क्यों नहीं बैठाए? तो अपन ये बोलते थे कि बोर ने बोला था कि आखिरी शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो चलो ठीक है, पोटेशियम का तो समझ में आता है। कैल्शियम का फिर जब 20 है तो 2,8,9,1 क्यों नहीं किए? ये भी तो कर सकते थे ना, बट ये नहीं किए। हमने क्या किया? 2,8,8,2 ये सही होता है। तो आज आपको इन दोनों का आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 3 के पास यही 3 है ना, एस पी डी, और 4 के पास एस भी है, पी भी है, डी भी है, एफ भी है। 5 के पास एस भी है, पी भी है, डी भी है, एफ भी है, जी भी है, बट काम नहीं आता जी। इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है कि जी का भी हमको यूज करना पड़े। ठीक है, फिर 6 के पास एस है, 6 के पास पी है, 6 के पास डी है। 7 के पास एस है, 7 के पास पी है, डी भी है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है, बट काम का नहीं है। इसका भी एफ जी एच काम का नहीं है। ठीक है, ऐसे उसने पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे ऑर्बिटल्स लिख दिए। इतने ही ऑर्बिटल होते हैं, समझ लो, है ना, सिर्फ इतने ही ऑर्बिटल होते हैं जिसमें हमें काम करना है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, ऐसे एक लाइन बना दी। अभी मत बनाना आप लोग। दिख रहा है ऐसा? हाँ, 1s के बाद भराएगा 2s, 2s के बाद भराएगा 2p, 2p के बाद भराएगा 3s, 3s के बाद भराएगा 3p, 3p के बाद देखो 3d नहीं भरा रहा है, 4s भरा रहा है, यानी कि 19वां इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में जा रहा है। समझे क्या? 19वां क्यों बोला? देखो, इसमें 2 आ गए, इसमें 2 आ गए, 4 हो गए, इसमें 6, 10 हो गए, इसमें 2, 11, 12 और 6, 18 हो गया। 18 आर्गन, आर्गन तक पहुंच गए अपन। अब 3p के बाद 4s, यानी कि हम फोर्थ ऑर्बिट में जा रहे हैं। फोर्थ का s भरा रहा है। s में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। तो पहला इलेक्ट्रॉन पोटेशियम में गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैल्शियम में गया। इसलिए अपन 1 के बाद इसको 9 नहीं करके 8 ही रहने देते हैं और 2 भरते हैं, क्योंकि पहले s में तो 2 चले जाए। हम क्या बोल रहे हैं, पहले कम एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 4s की एनर्जी 3d से कम है। देखो, अब 4s के बाद 3d भराएगा, सुन रहे हैं? तो 4s की एनर्जी
4s की एनर्जी 3d से कम है, इसलिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन गए पहले, 19वां 20वां। अब उसके बाद 3 में वापस इलेक्ट्रॉन फिलिंग चालू हो जाएगा, विच इज 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। ये ऑर्डर होता है, तो अपन को इलेक्ट्रॉन इसी हिसाब से फिल करने हैं। समझ रहे हैं क्या? चलो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो ये एनर्जी है किसकी?